का प्रश्नावली 4.1 देखने वाले हैं। प्रश्नावली 4.1 का इंट्रोडक्शन जो वीडियो था हमने बता दिया है, और इस वीडियो में हम ये बताए हैं कि आपको रेखाएं, रेखाखंड, बिंदु, ये सभी चीज़ों के बारे में, किरणें क्या होती हैं, सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, तभी आपको एक्सरसाइज 4.1 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। किसका किसका नाम लिखना है? 5 बिंदुओं का नाम लिखना है। ये हमारी आकृति दी गई है और इस आकृति में हमें 5 बिंदु का नाम लिखना है, 5 रेखा, एक रेखा का नाम लिखना है, 4 किरणों का नाम लिखना है, 5 रेखा खंडों का नाम लिखना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का जो ये जितने भी प्रश्न पूछे गए इनका उत्तर मैं सामने लिखता जाऊंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरणें क्या होती हैं और रेखाखंड क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। 5 बिंदु की बात कर रहा है। बिंदु किसे कहते हैं? जहाँ पे एक बिंदी कर दें, जैसे कि ये एक बिंदु है। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक बिंदु है और बिंदु को आपको पता होगा, मैंने ये भी बताया था कि जहाँ बिंदु होता है ना वहाँ हम ABCD के कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से हम वहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं। तो जहाँ भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं ये सभी क्या हैं? बिंदु हैं। तो 5 बिंदुओं के नाम लिखना है हमें। तो एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, 3 बिंदु हो गए, 4 बिंदु, 5 बिंदु हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से बिंदु मिले? पहला बिंदु हमारा D मिला। ठीक है, D। उसके बाद से दूसरा बिंदु E, फिर से कामा देते जाएंगे, फिर तीसरा बिंदु हमारा क्या है? O, फिर चौथा बिंदु क्या है? B, और फिर पांचवा बिंदु क्या है? C। तो 5 बिंदुओं के नाम लिखना है, तो 5 बिंदु हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इस पहले प्रश्न का। ठीक है, दूसरा हमारा है एक रेखा। एक रेखा का नाम लिखना है। तो देखिए रेखा कौन 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 हो सकता है? रेखा तो खींची गई कोई भी लाइन जो है रेखा कहलाती है। तो ये जो DE है ये भी एक रेखा है, OE है ये भी एक रेखा है, OB है ये भी एक रेखा है। इसमें अनंत रेखा है, बहुत सारी रेखाएं मिलेगी, अनंत तो नहीं लेकिन अनेकों सारी रेखाएं मिल जाएंगी, बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी। OC भी मिल जाएगा, फिर CO भी मिल जाएगा, फिर OE मिल जाएगा, फिर EB मिल जाएगा, इस तरीके से। फिर DB भी एक रेखा है, फिर EO भी एक रेखा है, फिर हमारा OC हमारा एक रेखा है। तो इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी। हमें एक रेखा लिखना है, तो एक रेखा को हम क्या लिख देंगे? DE लिख देंगे। DE क्या है? एक रेखा मिल गई। ठीक है, DE मिल गई, और भी इत्यादि बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, इत्यादि लिख दिए। चूंकि हमें एक ही रेखा का नाम पूछा है तो एक ही रेखा का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? 4 किरणों की बात कर रहा है। तो 4 किरण में देखिए किरण कौन होते हैं? जहाँ से मतलब कि रेखा शुरू होकर के उधर आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे कि E एक पॉइंट है, E पॉइंट से आप देख रहे हैं कि एक रेखा जा रही है आगे की तरफ। तो ED जो है ये क्या है? एक किरण है हमारा। ठीक है, ED क्या होगा? एक हमारा किरण होगा, यानी कि इसे हम DE भी बोल सकते हैं। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर की तरफ रेखा जा रही है इस तरह से, यानी कि जो किरण होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से वो आगे की तरफ बढ़ती जाए, लेकिन पीछे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो आगे की तरफ ही केवल चलती है, उसे हम किरण कहते हैं। अब यही D से E की तरफ जो जा रही है ये हमारी क्या है? किरण है। फिर E से O की तरफ जा रही है, या O से E की तरफ आएगी, या फिर O से B की तरफ जो जा रही है ये हमारी किरण है। तो हमें 4 किरणों का नाम लिखना है। तो पहला तो हमारा किरण हो जाएगा DE हो जाएगा। ठीक है, DE भी एक किरण हो जाएगा। फिर DB को देखें, इस बड़े किरण को, तो यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर की तरफ जा रही है, तो ये भी एक हमारा किरण हो जाएगा DB। और कौन किरण हो जाएगा हमारा? और हमारा अगर बात करें OB की बात करें तो ये भी हमारा एक किरण हो जाएगा। O से B की तरफ एक किरण जा रही है इस तरह से, तो OB भी एक क्या हो जाएगा? हमारा किरण हो जाएगा। ठीक है, 3 किरण हो गया। 4 किरणों की बात कर रहा है तो एक किरण हमारा OE हो जाएगा। इस तरह से करें, इस तरह से एक किरण आ रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग बिंदु है, पीछे नहीं जा रही है लेकिन यहाँ से आगे की तरफ जा रही है। तो किरण का जो हमारा मेन प्रॉपर्टीज यही होता है कि जहाँ एक बिंदु हो, इस बिंदु से आगे की तरफ रेखा जाए, तो उसे हम कहते हैं किरण। तो यहाँ पे जो OE है ये भी एक किरण है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी किरणें बन सकती हैं। ये OC भी एक किरण ही है। तो इत्यादि बहुत सारी किरणें बन सकती है। चूंकि हमें 4 किरणों का नाम पूछा है तो 4 किरण के नाम हमने हो गए। ठीक है, अब आगे कहा है 5 रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो 5 रेखाखंड का हमें लिखना है। तो रेखाखंड क्या होता है? देखिए रेखाखंड जिसकी लंबाई सीमित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है? मापी गई होती है। जैसे D और E 2 बिंदु हैं, जैसे कि 2 बिंदु हों, 2 बिंदु के बीच की जो हमारी रेखा बनेगी वो हमारा रेखाखंड कहलाएगा। यहाँ पे A बिंदु है, यहाँ पे B बिंदु है, तो A भी एक क्या होगा? रेखाखंड होगा। ठीक है, तो DE क्या है? रेखा की जैसे जैसे रेखा को हम देख रहे थे, रेखा को DE, उसी तरीके से ये DE जो होगा, DE हमारा रेखा तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर अगर हम बार लगा देंगे तो ये रेखाखंड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है, दोनों की अंत बिंदु हैं, और जिसमें अंत बिंदु होता है वो रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में क्या है? अंत बिंदु है, और दोनों के बीच में जो हमारी रेखा खींची गई है उस रेखा को हम रेखाखंड बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक ये हो जाएगा कि EO दिखाई दे रहा है, ये भी एक रेखाखंड है।
तो ईओ लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि इसके ऊपर जो ये चिन्ह है ये रेखाखंड का चिन्ह है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रेखा नहीं है बल्कि रेखाखंड है। ठीक है, नहीं तो हमें कन्फ्यूजन होने लगता है कि रेखा कौन है रेखाखंड कौन है, इसीलिए हमें ऊपर क्या होता है एक लाइन खींच देनी होती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि रेखाखंड है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओबी को देखें तो ये भी क्या है एक रेखाखंड है, ओबी भी क्या है एक रेखाखंड है, तो इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। फिर डीबी को देखें तो डीबी भी एक रेखाखंड है, यहाँ पे स्टार्ट अंतिम बिंदु है, इसका अंतिम बिंदु यहाँ है, तो डीबी भी क्या है एक रेखाखंड है। ये क्या हो कितने रेखाखंड हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 5 रेखाखंड लिखने हैं। एक रेखाखंड और लिख देते हैं, ओसी जो दिखाई दे रहा है ये भी एक रेखाखंड है, तो ओसी भी क्या हो जाएगा एक रेखाखंड हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे पूछे गए हैं, 5 बिंदु का नाम, 1 रेखा का नाम, 4 किरणों का नाम, 5 रेखाखंडों का नाम, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। अब देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्या है हमारा, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। इसमें जितनी भी ये आकृति जो दी गई है इसमें जो भी रेखाएं हैं इन सभी रेखाओं के नाम लिखने हैं। कितनी रेखा इसमें बन सकते हैं, आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग करके हमें बताना है कि इसमें कितनी संभव रेखाएं बन सकती हैं, यानी कि कितनी रेखाएं बन सकती हैं, कितने रेखा इसमें हम नाम दे सकते हैं कितनी रेखाओं का। तो आपको देखिए यहाँ पे समझना है कि ए से बी तक जा रहे हैं तो ये भी क्या है एक रेखा है, फिर ए से सी तक जा रहे हैं तो ये भी एक रेखा है, फिर ए से डी तक जा रहे हैं तो ये भी एक रेखा है। तो पहले तो हमारा ए से कितनी रेखाएं बन रही हैं, 3 रेखाएं, ए बी, फिर क्या हमारी ए बी बन गया, फिर ए सी बन रहा है, ए सी भी एक रेखा है, फिर ए डी भी एक रेखा बन रहा है तो ए डी भी बन गया। ये 3 रेखाएं केवल आगे ए आ रहा है तो इससे बन जा रही हैं। अब देखिए बी से इसी तरह से बी से देखेंगे तो इधर भी एक रेखा बनेगी बी ए, ठीक है, तो बी ए भी एक रेखा हो गई। और फिर कमा लगाएंगे और फिर यहाँ से देखेंगे बी से यहाँ इस तरफ तो बी सी भी एक क्या हो गई रेखा हो गई, तो बी सी भी एक रेखा हो गई। फिर बी से और आगे जाएंगे तो ये बी डी तक जाएगा तो बी डी भी क्या है एक रेखा है, तो ये भी एक रेखा बन गई। तो बी से भी हमारे 3 रेखाएं बन गए। फिर सी से भी 3 रेखाएं बनेंगी, पहले तो यहाँ सी से बी तक का बनेगा, फिर सी से ए तक का बनेगा, फिर सी से डी तक का बनेगा, या फिर सी से ए तक का बनेगा, फिर सी से बी तक का, फिर सी से डी तक का। तो सी ए भी एक रेखा हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेखा, ठीक है। फिर सी से यहाँ तक का, सी से बी तक का रेखा, और फिर यहाँ से लेकर के सी से डी तक का रेखा यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो सी बी भी हो सी बी हमारा हो जाएगा और फिर से सी डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सी डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी ए भी हमारा एक रेखा बना, सी बी बना और फिर सी डी एक रेखा बना, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबल रेखाएं बन सकती हैं, जितनी भी संभव रेखाएं बन सकती हैं उन सभी का नाम लिखना है हमें। अब फिर से देखिए सी से भी 3 रेखाएं बन गई, सी से भी 3 रेखाएं बन गई, अब डी से भी 3 रेखाएं बनेंगी। पहला तो डी ए बनेगा, फिर डी बी बनेगा और फिर डी सी बनेगा। देखिए कैसे, डी से ए तक का यहाँ का पूरा लंबाई ये क्या है एक रेखा है, एक क्या है हमारी लाइन है। और फिर डी बी का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, ठीक है, यहाँ तक का रेखा ये हमारा डी बी रेखा है। फिर डी सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेखा ये डी सी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और इससे ज़्यादा पॉसिबल रेखाएं अब नहीं बन सकती हैं। तो ये सभी क्या है हमारी संभव रेखाएं हैं जो ए बी सी डी बिंदु से प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। तो इस आकृति को देख करके हमने जितनी भी संभव रेखाएं हो पाई उतनी हमने लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। संलग्न आकृति यानी कि ये आकृति हमें देखनी है और इसमें हमें इन जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनका हमें नाम लिखना है। देखिए पहला है हमारा रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ऐसी कौन सी इसमें रेखा है जिसमें हमारा ई बिंदु ई सम्मिलित होगा। तो देखिए यहाँ पे ए और ई रेखा जो दिखाई दे रही है आपको, ये रेखा जो दिखाई दे रही है इसमें ई भी सम्मिलित है। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, और भी बहुत सारी रेखाएं बन सकती हैं। यफ से ई तक की रेखाएं, इसमें भी ई हमारा सम्मिलित है। डी से ई तक की रेखा, इसमें भी हमारा ई सम्मिलित है। इस बिंदु बी से ई तक की रेखा, इसमें भी हमारा बिंदु ई सम्मिलित है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कई सारी यहाँ पे रेखाएं बन सकती हैं जिसमें ई सम्मिलित होगा, लेकिन हमें आंसर में कोई एक ही लिखना है, ठीक है। कोई एक ही लिखेंगे और उसके बाद इत्यादि भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में बस आ रहा है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आप डी से ई तक का रेखा लिखें या ए से ई तक का लिखें या बी से ई तक का लिखें, तो आप लिख दीजिए बी ई। आपके देखिए आंसर में मैच नहीं करेगा क्योंकि आंसर में कुछ और हो सकता है कि वो ये समझ करके लिखा हो कि ए से ई तक का, हो सकता है कि वो एफ से ई तक का समझा हो। तो इसमें बहुत सारी आंसर हो सकते हैं, तो कोई भी आंसर आपका सही ही होगा, ठीक है। तो बी जो रेखा है हमारा, ये हमारी जो रेखा है इसमें ई सम्मिलित है, उसमें ई, उस रेखा में ई आया है तो इस रेखा में ई सम्मिलित है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा हमारा है, इसका उत्तर क्या होगा। दूसरा हमारा है ए से होकर जाने वाली रेखा। तो ए से होकर के जाने वाली रेखा कौन है, ए बी है, फिर ए डी है,
फिर ए ई है, ये सभी क्या रेखाएं हैं, ए से होकर के जाने वाली। तो कोई सी एक रेखा को नाम लिख देते हैं, ए डी लिख देते हैं। तो ये ए डी जो है ए से होकर के जा रही है, ए डी, या ए ई लिख सकते हैं। तो ए ई जो है हमारी ए से होकर के रेखा गुजर रही है, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन देखें, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, वह रेखा जिस पर ओ बिंदु स्थित है। ऐसी कौन सी रेखा है जिस पर ओ बिंदु, तो देखिए यहाँ पे सी ओ रेखा है, सी ओ या ओ सी इसे बोल सकते हैं। तो सी ओ रेखा है या ओ सी रेखा, इस पर क्या है, बिंदु ओ स्थित है, ये बिंदु ओ स्थित है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न हमारा हो जाएगा। अगला हमारा है प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म लिखने, तो यहाँ पे देखिए ये सी ओ जो है, सी ओ और ए बी, ये दोनों क्या, सी ओ सॉरी सी ओ और ए ई, ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। या फिर हम ये कहें कि ए डी और सी ओ, ए डी और सी ओ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हैं, तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, ए डी और सी ओ, ये पहला युग्म हो गया। तथा दूसरा युग्म लिखेंगे, दूसरा युग्म तथा करके लिख देंगे, ठीक है। दूसरा युग्म देखिए यहाँ पे डी से ई तक अगर जाएं, डी से ई तक, और फिर यफ से ओ तक जाए, यफ से ई तक, तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। अब इसके अलावा और भी प्रतिच्छेदी रेखाएं बन सकती हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए से ई तक की रेखा, ए से ई और यफ से ई वाली जो रेखा है हमारा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो एक तो प्रतिच्छेदी रेखा ए डी और सी ओ है, और दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म ए ई और एफ ई है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या है चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये प्रश्न है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ए वाला है हमारा, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, एक बिंदु से कह रहा है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु लेंगे हम, ठीक है, एक बिंदु जैसे कि ओ ले लिए, और इस बिंदु से हम रेखा खींचना चाहें तो हम ये भी एक रेखा खींच सकते हैं, जिसका नाम हम पी क्यू दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम एक और रेखा खींच सकते हैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, इसका नाम हम पी एन रख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी हम नाम रखते जाएं, कि जितना चाहें उतना रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु पर जितना चाहें हम उतना रेखा खींच सकते हैं, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा यनियम है, ये हमारा एक्स वाई है, और भी अनगिनत रेखाएं इस पर खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनगिनत, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा अनगिनत होगा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, एक बिंदु से हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु पर, ठीक है। दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, फिर यहाँ पे एक बिंदु है। दो बिंदुओं से जो हमारी रेखाएं होंगी, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दोनों बिंदुओं को मिला करके केवल एक ही रेखा हम बनाई जा सकती है, जिसका नाम हम पी क्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दो बिंदु से केवल एक रेखा, केवल एक रेखा, ठीक है। तो दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और एक बिंदु से अनगिनत रेखा खींची जा सकती है। इस प्रश्न को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या है। पांचवा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उन्हें नामांकित कीजिए। यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं, इनमें हमें आकृति बनाना है और इनका नामांकन करना है। पहला है हमारा, बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो रेखाखंड ए बी की बात कर रहा है, कौन स्थित है रेखाखंड ए बी पर, पी बिंदु स्थित है। सबसे पहले हम रेखाखंड ए बी बना लेंगे। तो एक रेखाखंडी आप मेजर करके भी बना सकते हैं स्केल की सहायता से, या फिर आप रफ करके बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, बिना स्केल के। तो ये ए हो जाएगा और ये बी बिंदु हो जाएगा। दो अंत बिंदु हैं तो ये रेखाखंड कहलाएगा। और इस ए बी रेखाखंड पे, ये ए बी रेखाखंड तो बन गया, इस ए बी रेखाखंड पे हमारा पी बिंदु स्थित है। तो कहीं भी इसमें, कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी किसी भी एक जगह पे हम बिंदु पी को दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, बिंदु पी स्थित हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदित करने का मतलब वहां पे काटती हैं। तो बिंदु यम पर काटती है ना, तो एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इसको हम यम एज्यूम करते हैं, अभी लिखेंगे तो मतलब थोड़ा सा गलत हो सकता है, यम इसको एज्यूम कर लेते हैं। अब एक्स वाई रेखा है, एक पी क्यू रेखा है, तो एक रेखा हम इस बिंदु पर खींचेंगे एक्स वाई, तो ये हमारी एक्स वाई रेखा हो गई, और एक रेखा हम पी क्यू खींच देंगे। तो इस तरीके से हम इसी बिंदु से ये पी क्यू हमारी रेखा हो जाएगी, और इस बिंदु का नाम हम जहाँ पे ये प्रतिच्छेदित कर रही है उसको हम यम दे देंगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो रेखा एक्स वाई है और पी क्यू है वो बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यही हमें फिगर बनाना था, तो इस तरीके से इसका फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू रेखा ये है और एक्स वाई रेखा ये है, बिंदु यम पर ये प्रतिच्छेदित कर रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से सी वाला जो हमारा प्रश्न है, इसका जो हमारा क्या होगा, रेखा यल पर, ये क्या है, रेखा यल पर ई और यफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। तो देखिए रेखा एक है, एक रेखा इस तरीके की है। अब रेखा को तो हम माप नहीं सकते हैं, रेखा कितना बड़ी हो सकती है, इधर भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो एक यल रेखा है, कौन रेखा है, एल रेखा है, इस पर ई बिंदु और यफ बिंदु स्थित है।
तो इस पर ई भी स्थित है, तो ई यहाँ पे स्थित कर देंगे। फिर यफ स्थित है तो यफ भी स्थित कर देंगे, परंतु डी स्थित नहीं है। तो डी जब इस रेखा पर स्थित नहीं है तो ये रेखा के ऊपर या नीचे स्थित होगा, तो हम नीचे भी इसे स्थित कर देंगे, यानी कि बस रेखा पर स्थित हमें नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यल वाली रेखा है और इस पर ई बिंदु और यफ बिंदु स्थित है, डी बिंदु स्थित नहीं है। ठीक है, प्रश्न 5 का ही डी वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ओपी जो रेखाखंड है और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। ओपी एक रेखाखंड है और ओ क्यू है एक बिंदु ओ पर मिलती हैं, यानी कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देखिए यहाँ पे बिंदु ओ हम बना लेंगे, बिंदु ओ ये हमारा हो गया, और एक ओपी है और एक ओ क्यू है। तो ओपी का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम एक रेखा खींच रहे हैं जिसका नाम एक ओ तो यहाँ पे है, इसका नाम हम पी रख दे रहे हैं, तो ये ओपी एक रेखाखंड बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, एक ओपी रेखाखंड या रेखा बन जाएगा। अब फिर से ओ क्यू भी बनाना है, तो ओ यहाँ पे है और एक रेखा इधर खींच देंगे तो ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस रेखा का इस बिंदु का नाम क्यू रख देंगे तो ओ क्यू हो गया और ये ओ पी हो गया, और दोनों किस पर मिलती हैं, ओ बिंदु पर मिलती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बिंदु ओ है और इसी ओ बिंदु पर ये पी ओ मिल रही है और क्यू ओ मिल रही है, यानी कि ओ क्यू ओ पी एक ही बिंदु ओ पर मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ए बी सी डी चारों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं छठे प्रश्न के बारे में। ठीक है, छठा प्रश्न हमारा क्या है, छठा प्रश्न है रेखा यम यन की संलग्न आकृति देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। तो देखिए यहाँ पे ये रेखा हमें आकृति दी गई है आपके बुक में। ठीक है, इस आकृति को देख करके हमें इन सभी स्टेटमेंट को बताना है, जितने भी यहाँ पे कथन लिखे गए हैं इन सभी कथन को बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला इसमें प्रश्न है हमारा क्यू यम ओ और यन, इस तरीके की ये हमारा जो है आकृति है, और इस आकृति में क्या कह रहा है कि क्यू यम ओ यन और पी रेखा यमयन पर स्थित है। ठीक है, पी रेखा जो है यमयन पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्यू यम ओ और यन कह रहा है, ये पांचों जो बिंदु है ना, ये रेखा यमयन पर स्थित है। तो रेखा यमयन देखिए यहाँ पे यम और यन इसकी बात कर रहा है, यम और यन इस दो बिंदुओं को कह रहा है रेखा, और इस पर सभी बिंदु स्थित है ये कह रहा है। तो देखिए रेखा का मतलब ये होता है कि इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इसको आगे बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो जितने भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु क्यू भी हो जाएगा, तो यानी कि इसी रेखा पर यमयन रेखा पर ही ये बिंदुएं सारी स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्यू, तो क्यू यम यम ओ यन यन और पी यमयन रेखा पर स्थित है। यमयन रेखा ये है, इसको बढ़ाया जा सकता है, इसलिए जो है ये जो हमारा कथन होगा ये सत्य होगा। ठीक है, तो ये जो कथन है हमारा सत्य है, ये जो पहला कथन है हमारा सत्य है। दूसरे कथन के बारे में बात करते हैं। दूसरा कथन है यम ओ और यन रेखाखंड यमयन पर स्थित है। तो देखिए यम ओ और यन रेखाखंड यमयन पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पे यम और यन ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड बन गया क्योंकि ये दो बिंदु अंत बिंदु हैं इसकी। तो यम ओ और यन क्या कह रहा है कि रेखाखंड एमएन पर स्थित है। यम ओ और यन जो है रेखाखंड एमएन पर स्थित है। ये एमएन क्या है, रेखाखंड है, तो एम ओ और यन इसी रेखाखंड पर स्थित है। तो ये जो दूसरा कथन होगा ये भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा कथन भी आपका सत्य होगा। तीसरे कथन की बात करते हैं। तीसरा कथन हमारा है यम और यन रेखाखंड एमएन के अंत बिंदु हैं। यम और यन रेखाखंड एमएन के अंत बिंदु हैं। तो एमएन ये है, ठीक है, एमएन ये है, और इस एमएन के अंत बिंदु को देखेंगे, अगर इस एमएन रेखाखंड के अंत बिंदु को देखें तो एक यम है और एक यन है। तो यही कह रहा है कि यम और यन जो है एमएन के रेखाखंड के अंत बिंदु है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यम यन जो है इसका जो ये एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड का अंत बिंदु यम है और यन है, यही तो है, और यही कहा है हमें कथन में, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला है ओ और यन, अगला स्टेटमेंट है ओ और यन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। तो यहाँ पे देख लीजिए ओ और यन की बात कर रहा है, तो ओ है और यन है, ये रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। तो ओपी क्या है, ये है ओपी रेखाखंड, ये है, और कह रहा है कि जो ओ और यन है ये और ये दोनों बिंदु जो है ये रेखाखंड ओपी का अंत बिंदु है। तो रेखाखंड ओपी तो ये है, तो इसका अंत बिंदु तो ओ और पी होना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि ओ और यन रेखाखंड ओपी का अंत बिंदु। तो इस रेखाखंड ओपी का अंत बिंदु तो ओ और पी है, लेकिन इसमें ओ एन कह रहा है, इसलिए ये जो कथन होगा ये हमारा असत्य होगा, ये हमारा सही कथन नहीं है। ठीक है, ये असत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला स्टेटमेंट हमारा है वो क्या है। अगला स्टेटमेंट है यम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। जो यम है वो रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। देखिए यहाँ पे किस रेखाखंड की बात कर रहा है, क्यू ओ रेखाखंड की। तो क्यू ओ रेखाखंड ये है, ठीक है, इस क्यू ओ रेखाखंड में कह रहा है कि यम जो है दोनों बिंदुओं में से एक है। तो इन दो बिंदु रेखाखंड में होते हैं, तो दोनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु यम है क्या, नहीं है। तो ये भी जो हमारा कथन होगा ये भी हमारा कथन असत्य होगा। ठीक है, ये भी कथन क्या होगा, हमारा असत्य होगा।
बात करते हैं अगला स्टेटमेंट के बारे में। तो अगला स्टेटमेंट हमारा है यम किरण ओपी पर एक बिंदु है। यम जो है किरण ओपी पर एक बिंदु है। तो किरण ओपी को देखेंगे, ये जो हमारा ओपी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो हमारा है ओपी है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये ओपी हमारा है। और इस किरण को कह रहा है कि इस किरण पर यम यम एक बिंदु है। किरण ओपी पर यम एक बिंदु है। तो इस किरण पे आप देख रहे हैं कि यन है, यम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये भी कथन क्या होगा, असत्य होगा। ये भी कथन क्या होगा, असत्य होगा। अगला है हमारा किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। तो किरण ओपी जो हम अभी हमने बताया, ये किरण ओपी है, ये हमारी किरण ओपी है। और किरण ओपी क्या है, क्यूपी से भिन्न है। तो क्यूपी कौन है भाई, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की किरण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो किरण है वो क्यूपी है। और ओपी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की किरण है। तो ओपी और क्यूपी दोनों का रहा है कि भिन्न है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मतलब ये तो छोटा किरण है, ये बड़ा किरण है, इसलिए ये जो होगा हमारा ये सत्य है, ठीक है। ये भिन्न है ही, ठीक है। दोनों क्या है, आपस में भिन्न है। ओपी और क्यूपी में बहुत भिन्नता है, तो ये दोनों किरणों में भिन्न है। तो ये भिन्न भी कह रहा है, तो ये हमारा जो कथन होगा ये सत्य होगा, ठीक है। अगला जो कथन यच वाला है हमारा, उसको देख लेते हैं। यच कथन है हमारा किरण ओपी वही है जो किरण यम है, ओयम है, सॉरी। किरण ओपी ये जो किरण है वही है जो किरण ओयम है। ओयम मतलब ये किरण, ठीक है। यहाँ से इस बिंदु से लेकर ये, यहाँ से लेकर के ये किरण, ओयम किरण जो है ओपी किरण को एक बराबर कह रहा है कि ओपी किरण वही है जो किरण ओयम है। क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ओपी किरण इधर जा रही है और ओयन किरण इधर आ रही है, ठीक है। तो यच जो होगा ये भी हमारा असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट ये है किरण ओयम किरण ओपी के विपरीत नहीं है, ठीक है। विपरीत नहीं है की बात कर रहा है। तो किरण ओयम देख रहे हैं यहाँ पे, ओयम इधर है और ओपी जो है इधर है। तो किरण ओयम जो है किरण ओपी के विपरीत नहीं है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ओयम इधर गया है और ओपी इधर गया है, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, विपरीत हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि विपरीत नहीं है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये भी हमारा गलत हो जाएगा, असत्य रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों विपरीत है और इसमें कह रहा है विपरीत ही नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है। तो कह रहा है कि किरण ओपी का जो प्रारंभिक बिंदु है ना, ओ है। तो देखिए यहाँ पे ओपी जो है इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वही तो है, इस किरण का प्रारंभिक बिंदु वही तो है। तो यही बात इसमें कह रहा है। तो ये जो हमारा कथन होगा ये सत्य होगा, ठीक है। ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। अब बात करते हैं यन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है, ठीक। सॉरी, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इस स्टेटमेंट को हमने गलत पढ़ा है। हमने कहा है कि ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ठीक है। तो जब अगर नहीं की बात करेगा तब ये असत्य हो जाएगा, तब ये असत्य होगा। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है हमारा गलत हो जाएगा, ये असत्य होगा, ठीक है। क्यों असत्य होगा भाई? देखिए ओपी कह रहा है कि ओपी जो किरण है ओ प्रारंभिक बिंदु है, इसकी प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ये कह रहा है। लेकिन इसमें ओपी आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु इसका ओ है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं है। तो इसलिए ये जो कथन होगा असत्य होगा। अगला जो कथन है हमारा यन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। तो किरण एनपी को देखेंगे और किरण एनएम को देखेंगे कि इसका प्रारंभिक बिंदु यन है कि नहीं है। तो किरण किसको देखना है? एनपी को, एनपी किरण और एनएम किरण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की किरण और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की किरण। इसमें कह रहा है कि यन जो है प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ से एनपी से यहाँ जाएगा और एनपी से एम की तरफ यहाँ आएगा। तो यन ही क्या है? इसमें प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये पूरी तरह से सत्य होगा, ठीक है। ये सत्य होगा क्योंकि इसी प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट बनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।